हेलो स्टूडेंट, दिस इज चैप्टर 10 लास्ट चैप्टर ऑफ योर हिस्ट्री बुक। ठीक है, हिस्ट्री बुक के आपके लास्ट चैप्टर है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस में स्वतंत्रता के बाद का जो भारत है उसके बारे में हम देखेंगे। अ न्यू एंड डिवाइडेड नेशन, एक नया और खंडित डिवाइड किया हुआ नेशन, राष्ट्र। यहाँ पे देखिए बताया गया है कि अगस्त 97 में जब भारत हमारा आज़ाद हुआ था तो उसके सामने कई बड़ी समस्याएं थीं। बंटवारा की वजह से, बंटवारा मतलब जो पाकिस्तान अलग देश बन गया था, तो बंटवारे की वजह से 80 लाख जो थे लोग पाकिस्तान से भारत आ गए थे और इन लोगों के लिए रहने का इंतज़ाम करना और उन्हें रोज़गार देना ज़रूरी था। इसके बाद क्या है कि रियासतों की समस्या थी। तकरीबन 500 जो रियासती राजाएं और नवाबों के शासन में चल रही थी। इन सभी को एक नए राष्ट्र में शामिल होने के लिए तैयार करना एक टेढ़ा काम था। ठीक है, शरणार्थियों और रियासतों की समस्या का फ़ौरन ध्यान देना लाजमी था। लंबे दौर में इस नवजात राष्ट्र को, नवजात समझते हो, मतलब जो नया नया राष्ट्र बना था, क्या बना था? पाकिस्तान। एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था भी विकसित करनी थी जो यहाँ के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को सबसे अच्छी तरह व्यक्त कर सके। ये बता रहा है बेटा इस वीडियो में। यहाँ पे टॉपिक ये है, मतलब कि इतने लोग यहाँ वहाँ लोग शिफ्ट हुए थे, मतलब कि पाकिस्तान, जो मुस्लिम लीग थी उनका डिमांड था कि पाकिस्तान नाम का एक अलग देश बने। तो जो मुस्लिम थे वो वहाँ की तरफ ट्रांसफ़र हो रहे थे जिस जगह था, और वहाँ के उस एरिया में जो मुस्लिम वगैरह लोग रह रहे थे वो हिंदू, मतलब हिंदू राष्ट्र में आ रहे थे। तो इसलिए उन लोगों को काम देना, उन लोगों के रहने की जगह की व्यवस्था करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का काम था। और सबसे बड़ी बात फिर क्या थी कि मतलब अगर आप एक देश को, अपने जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाओ, नई जगह है, नई परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, तो कई सारी समस्याओं को उनको सामना करना पड़ा था। ठीक है, और जो क्या था, पाकिस्तान को लेकर समस्या ये थी कि पाकिस्तान एक नया देश बना था, तो वहाँ पे नए देश थे, लोग जो थे उनके लिए एक ऐसे शासन की व्यवस्था भी करना ज़रूरी था कि जो मतलब सभी चीज़ों को प्रॉपर लेके चल सके। ठीक है, मतलब जैसे हम कल्पना कर रहे थे देश की, एक अच्छे देश की, या जो भी एक आदर्श देश होना चाहिए, उस तरीके से उसको बना सके। तो ये सब समस्याएं उन लोगों के सामने थी। यहाँ पे देखिए आप गैदरिंग देख रहे हैं, भीड़। ये क्या है कि महात्मा गांधी एसेस बीइंग इन इलाहाबाद फरवरी 1948। इलाहाबाद में महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन है। ठीक है, ये फरवरी 1948 की बात है। यहाँ पे देखिए बता रहा है कि भारत देश को स्वतंत्र हुए अभी 6 महीने भी नहीं हुए थे। सारा राष्ट्र गहरे शोक में पड़ गया क्योंकि 30 जनवरी 1948 को कट्टर विचारों और नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। वह गांधी जी के इस दृढ़ विश्वास से मतभेद रखता था कि हिंदू और मुसलमानों को सद्भावना बनाते हुए इकट्ठे रहना चाहिए, क्योंकि महात्मा गांधी का विश्वास था कि हिंदू मुसलमानों को एक रखना चाहिए, तो ये उनसे चिढ़ता था। उसी समय हक्के बक्के राष्ट्र ने आकाशवाणी पर जवाहरलाल नेहरू का भावुक भाषण सुना। आकाशवाणी क्या होती है? रेडियो पे आने वाला एक चैनल कैसे होता है, या एक समझ लीजिए एक प्रोग्राम होता है। दोस्तों, साथियों, हमारी ज़िंदगी की रोशनी बुझ गई और चारों तरफ अंधेरा है। हमारे प्रिय नेता राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। ठीक है, तो इस तरीके से संदेश जवाहरलाल नेहरू ने आकाशवाणी रेडियो पर दिया था लोगों को। ठीक, अब ये देखिए आगे है यहाँ पे कि इंडिया पॉपुलेशन इन 1947 वाज लार्ज ऑलमोस्ट 345 मिलियंस। मतलब कि जो इंडिया की पॉपुलेशन थी 1946 में, एक काफ़ी बड़ी आबादी थी। तकरीबन कितनी थी? 34.5 करोड़ थी। ठीक है, यह आबादी भी आपस में बटी हुई थी, मतलब ये जो लोग थे ये लोग भी आपस में बटे हुए थे। देयर वर डिविजन्स बिटवीन हायर कास्ट एंड लो कास्ट। और किस तरीके से बटे हुए थे? ऊंची जाति, नीची जाति, बहुल हिंदू समुदाय, अन्य धर्मों को मानने वाले भारतीय लोग शामिल थे। ठीक है, फिर इस विशाल देश के जो लोग थे तरह तरह की भाषाएं बोलते थे। मतलब भारत देश के रहने वाले जो लोग थे वो तरह तरह की भाषाएं बोलते थे। उनके ड्रेस में, पहनावे में फ़र्क था, खाना पीने में फ़र्क था, काम धंधों में उनके फ़र्क था। और फिर भी सबसे बड़ी समस्या थी ये थी कि इतनी विविधता वाले लोगों को, मतलब कि ऐसा देश जहाँ पे इतने विभिन्न टाइप के लोग रहते हों, उनको एक राष्ट्र राज्य के रूप में कैसे संयोजित, कैसे संगठित करके रखा जाए। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत के बाद ये सब समस्याएं थी। फिर है कि टू द प्रॉब्लम ऑफ यूनिटी वॉज एडेड द प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपमेंट एंड एट इंडिपेंडेंस द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस लिव इन द विलेजेस। फार्मर्स एंड पीजेंट्स डिपेंडेड ऑन द मानसून फॉर देयर सर्वाइवल।
So did the non-farm sector of the rural economy, for if the crops failed, barbers, carpenters, weavers and other services group could not get paid for their service either। यहाँ पे है एकता की समस्या के साथ ही विकास की भी एक बड़ी समस्या थी। ठीक है, स्वतंत्रता के समय भारत की एक विशाल संख्या गांवों में रहती थी। आजीविका के लिए वो क्या किसान और जो थे वो बारिश पर निर्भर रहते थे। यही स्थिति अर्थव्यवस्था के गैर कृषि क्षेत्रों की भी थी। अगर फसल चौपट हो जाती तो नाई, बढ़ई, बुनकर और अन्य कारीगरों की आमदनी पर भी संकट पैदा हो जाता था, क्योंकि लोग पैसा नहीं, इन चीज़ों पे खर्च नहीं करना चाहते थे। ठीक है, शहरों में फैक्ट्री मजदूर भीड़ भरी झुग्गी बस्तियों में रहते थे, जहाँ शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं की खास व्यवस्था नहीं थी। मतलब कि जो लोग फैक्ट्री में काम करते थे मजदूर, वो झुग्गी बस्तियों में रहते थे। ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी। यह विशाल जो आबादी थी, गरीबी के चंगुल से निकालने के लिए न केवल खेती की उपज बढ़ाना जरूरी था, मतलब कि लोगों को इस गरीबी से निकालने के लिए क्या था, ना ही मतलब कि ऐसा कि सिर्फ हमें यही नहीं कि खेती की उपज ही नहीं बढ़ानी थी, बल्कि नए नए इंडस्ट्रीज़ का हमें निर्माण भी करना था। मतलब ऐसा नहीं था कि हम सिर्फ इस पे ध्यान दें कि लोगों को खेती को कैसे और बढ़ावा दिया जा सकता है, हमें और भी ये काम करना था कि हमें इंडस्ट्रीज़ कैसे ग्रो किया जाए। ठीक है, उनका कैसे और अधिक से अधिक निर्माण किया जाए। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे देखा आपने, यहाँ फिर देखिए नीचे यहाँ पे देखिए यूनिटी हैड डेवलपमेंट हैड टू गो हैंड इन हैंड इफ द डिविजन्स बिटवीन डिफरेंट सेक्शन ऑफ इंडियाज वर, ठीक है, दे कुड रिजल्ट इन वायलेंट एंड कॉस्टली कॉन्फ्लिक्ट्स, हाई कास्ट फाइटिंग विद लो कास्ट, हिंदूज विद मुस्लिम एंड सो ऑन। एट द सेम टाइम इफ द fruits of economic development did not reach the broad masses of the population, it could create fresh divisions, for example between the rich and the poor, between cities and the countryside। ये यहाँ पे बता रहा है एकता और विकास की प्रक्रियाओं को साथ साथ चलना था। अगर भारत के विभिन्न तबकों के बीच विभिन्न रहने लोग के बीच मतभेद को दूर न किया जाता तो वे हिंसक और बहुत खतरनाक टकरावों का रूप ले सकते थे। इसलिए ऐसे टकराव देश के लिए महंगे भी पड़ते, मतलब देश के लिए काफ़ी नुकसान होता। तो कहीं ऊंची जाति और नीची जाति के बीच, कहीं हिंदू मुसलमानों के बीच, तो कहीं किसी और वजह से तनाव होता ही रहता था। दूसरी तरफ क्या था कि अगर आर्थिक विकास के लाभ आबादी के बड़े हिस्से को नहीं मिलते तो ज़्यादा भेदभाव पैदा हो सकता था। तो ऐसी स्थिति में क्या था, अमीर और गरीब, शहर और देहात, संपन्न और पिछड़े इलाकों का फ़र्क पैदा हो सकता था। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए बताया गया कि किस तरीके से अलग अलग समुदाय के लोगों में मतभेद था। फिर यहाँ पे है कि अ कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन, नए संविधान की रचना। तो क्या था नए संविधान में, देखिए यहाँ पे बताया गया है बिटवीन दिसंबर 1946 एंड नवंबर 1949। यहाँ बता रहा है कि दिसंबर 1946 और 1949 के बीच लगभग 300 भारतीय ने देश के राजनीतिक भविष्य के बारे में लंबा चौड़ा विचार विमर्श किया। यद्यपि इस संविधान सभा की एक बैठक जो हुई थी वो नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। ठीक है, पर लेकिन क्या था कि इसके सदस्य पूरे देश में फैले हुए थे, मतलब कि इस सभा में जो सभा के जो सदस्य थे वो अलग अलग पूरे देश के लोग अलग अलग राज्य से इकट्ठा हुए थे और वे बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि थे, मतलब कि जो छोटी बड़ी राजनीतिक पार्टियां थी उसके वो लीडर थे। इन्हीं चर्चाओं के फलस्वरूप भारत का संविधान लिखा गया। ठीक है, और जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। फिर है वन फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इट्स एडॉप्शन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, ऑल इंडियंस अबव द एज ऑफ 21 वुड बी अलाउड टू वोट इन स्टेट एंड नेशनल इलेक्शन। इसके बारे में आपने पिछले क्लासेस में भी पढ़ा था। यहाँ पे कुछ नया ये है कि अभी तक आपने 18 ईयर्स के बारे में पढ़ा था कि ऐसे लोग जो 18 ईयर्स के हो जाते हैं वो वोट दे सकते हैं, लेकिन पहले वो 21 ईयर्स था। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है कि एक खासियत यह थी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का इसमें था चीज़ें। तो इसका मतलब ये था, यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी का मतलब होता है कि 21 साल से ज़्यादा उम्र के सभी भारतीयों को राष्ट्रीय चुनाव में वोट देने का अधिकार था। यह काफ़ी क्रांतिकारी कदम था ना। इससे पहले कभी भी भारतीयों को खुद अपने नेता चुनने का अधिकार नहीं मिला था, क्योंकि वह स्वतंत्र देश नहीं था। ठीक है, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे अन्य देशों की जनता को यह अधिकार टुकड़ों टुकड़ों में ही दिया गया था। पूरी तरह इसका अधिकार वहाँ पे भी लोगों को नहीं था। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे है कि इंडिया में लेकिन ये सभी लोगों को अधिकार मिल गया था। फिर
फिर यहाँ पे है कि द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी डिस्क्राइब्ड एज अ स्लर एंड अ ब्लॉट ऑन द फेयर नेम ऑफ इंडिया। ठीक है, फेयर नेम ऑफ इंडिया वॉज एबोलाइज्ड हिंदू टेम्पल प्रोविजनली। एक मिनट, शायद आपके पिछले का कुछ टॉपिक आपका रह गया है, मैं देखती हूँ। हाँ, यहाँ पे देखिए अभी कुछ थोड़ा सा टॉपिक रह गया है, एक पेज आपका नया संविधान जो हमारा ये बना था, ये देखिए नीचे। ठीक है, एक टॉपिक यहाँ पे आपका रह गया था, इसलिए हम आगे चले गए थे, फिर वापस आते हैं। दिस राइट हैड बीन ग्रांटेड इन स्टेजेस, मतलब कह रहा है कि भारत से पहले अन्य देशों में भी लोगों को अधिकार था ऐसा, लेकिन कुछ अलग अलग स्टेजेस में था, पार्ट टुकड़ों में था। फर्स्ट ओनली मैन ऑफ प्रॉपर्टी हैड द वोट, ये सब के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा कि सबसे पहले ऐसे पुरुष जो संपन्न थे उन्हीं को वोट देने का अधिकार था। इसके बाद शिक्षित पुरुषों को भी अधिकार दिया गया, मतलब ऐसे पुरुष जो शिक्षित थे। फिर मजदूर पुरुषों को काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद ये अधिकार मिला था। ठीक है, और महिलाओं को जो ये अधिकार था बेटा, ये विमन को, ये सबसे आखिरी में मिला था। फिर क्या है, वो भी लंबे काफ़ी संघर्ष के बाद। इसके विपरीत भारत में आज़ादी के कुछ ही समय बाद ये फैसला ले लिया गया कि देश के सभी स्त्री पुरुष को ये अधिकार दिया जाए, भले वो अमीर हो या गरीब हो या पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो। मतलब हर एक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म समुदाय का हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, गरीब हो, अमीर हो, अगर वो 21 साल का हो गया है, उसे वोट देने का अधिकार मिल गया था। लेकिन भारत के अलावा दूसरे देशों में लोगों को काफ़ी मशक्क़त, काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था। फिर क्या था कि दूसरी विशेषता के बारे में देखिए बता रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन के सेकंड फीचर क्या थे। मैं आपको देखो लाइन टू लाइन रीडिंग तो नहीं कर रही, लेकिन मैं टॉपिक वाइज आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर रही कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बता रहे हैं कि जो दूसरी विशेषता थी संविधान की, वो ये थी कि उसमें तमाम जाति, धर्म या किसी भी तरह की पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले सभी नागरिकों को कानून की नज़र में समान माना गया था। ठीक है, भारत के कुछ लोग चाहते थे कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था हिंदू आदर्शों पर आधारित हो और भारत को एक हिंदू देश घोषित किया जाए। ठीक है, मतलब कुछ लोगों का विचार था कि भारत में सिर्फ हिंदू आदर्श ही हों और हिंदू राष्ट्र ही घोषित किया जाए। अपनी बात के समर्थन में उन्होंने पाकिस्तान का उदाहरण दिया, जिसका गठन ही एक खास समुदाय मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए किया गया था। ठीक है, मतलब लोगों ने कहा कि जिस तरीके से पाकिस्तान नाम देश बना था, वहाँ सिर्फ मुस्लिमों के लिए एक देश बना, वैसे ही हिंदुस्तान या भारत होना चाहिए जो सिर्फ हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो यहाँ के उस समय प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनका एकदम विचार था कि भारत हिंदू पाकिस्तान नहीं बन सकता और न ही बनना चाहिए। भारत एक देश रहेगा जहाँ पे सभी धर्म समुदाय के लोगों को रहने के लिए यहाँ पे स्वागत होगा। ठीक है, Besides Muslims, India also had large population of Sikh and Christian as well as many Parsis and Jains. मुसलमानों के अलावा भारत में सिख, ईसाई की भी बड़ी संख्या थी। इसके अलावा पारसी, जैन और अन्य धर्म के लोग भी रहते थे। तो क्या सभी धर्म के अनुसार देश को बांट दिया जाए कि ये हिंदुओं का देश है, ये पारसियों का देश है, ये जैन का देश है? तो नए संविधान में इन सभी समुदायों के लोगों को वही अधिकार दिए गए जो अधिकार हिंदुओं को दिए गए थे। मतलब जो हमारा संविधान है सभी धर्म के लोगों को वही एक समान अधिकार देता है। ठीक है, चाहे सरकारी या निजी क्षेत्र की नौकरियों का सवाल हो या कानून से संबंधित कोई मामला हो, इन सभी जगहों पे हर एक धर्म के लोगों को समान अधिकार दिया जाता है, जैसे कि हिंदुओं को मिलता है। फिर यहाँ पे है कि द थर्ड फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज दैट इट ऑफर्ड स्पेशल प्रिविलेज फॉर द पोरेस्ट एंड मोस्ट डिसएडवांटेज्ड इंडियंस। अब देखिए तीसरा फीचर जो यहाँ पे आपको बारे में बता रहा है, हमारे संविधान के देखिए फीचर्स के बारे में बता रहा है। तो जो तीसरा हमारा वो फीचर्स था वो यहाँ पे देखिए बता रहे हैं कि संविधान की जो तीसरी थी कि इसमें समाज के निर्धन और सबसे वंचित लोगों के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की गई थी। भारत के सम्मान को एक कलंकित करने वाले छुआछूत के चलन को ख़त्म कर दिया गया, जो अनटचेबिलिटी था उसको ख़त्म कर दिया गया था। अब तक हिंदुओं के मंदिरों में केवल ऊंची जातियों के लोग ही जाते थे। इन सब चीज़ों के बारे में बेटा मैंने पिछले चैप्टर में बताया था कि पहले क्या था कि जो मंदिर थे हिंदुओं के वो सिर्फ ऊंची जातियों के लोग जाते थे ना, लेकिन बाद में सभी धर्म के लोगों के लिए, मतलब सभी हिंदुओं के लिए, चाहे गरीब हो, अमीर हो, अनपढ़ हो, सभी के लिए खोल दिया गया था। और जिन्हें अब तक मतलब क्या है कि जिन्हें अब तक अछूत माना जाता था वो लोग भी मंदिर में प्रवेश कर सकते थे। एक लंबी बहस के बाद ना संविधान सभा में यह भी तय किया गया था कि विधायकों की कुछ सीटों और सरकारी नौकरियों में कुछ हिस्सा निचली जातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित की जाए। मतलब कि
SC ST वाले जो होते हैं, OBC वाले, SC ST वाले, उनके लिए भी कुछ सीट आरक्षित की जाए, ठीक है। जो कुछ लोगों की दलील थी कि अछूत, जिन्हें उस समय हरिजन कहा जाता था, जिन्हें उस समय क्या कहा जाता था, हरिजन कैंडिडेट डिड नॉट हैव गुड एनफ ग्रेड टू गेट इनटू द प्रेस्टिजियस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, बट एज वन मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली H.J. Khandekar argued it was the upper caste who were responsible for the Harijans being unfit today. Addressing his more privileged colleagues, Khandekar said, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि उम्मीदवारों के पास इतने, मतलब लोगों का कहना था कि उस समय हरिजन कहा जाता था, मतलब उन लोगों को हरिजन कहा जाता था ना, तो उन लोगों के पास इतने मतलब कि शैक्षणिक योग्यता नहीं थी कि वे भारतीय प्रशासनिक सेवा जैसी प्रतिष्ठित नौकरियों में जा सकें, ठीक है। परंतु जैसा कि संविधान सभा के जो सदस्य थे A.H. खांडेकर ने कहा था कि हरिजनों की जो अक्षमता के लिए, मतलब अगर आज हरिजन जो हैं वो पीछे हैं, तो उनके लिए कौन जिम्मेदार है, ऊंची जाति के लोग ही जिम्मेदार हैं। और अपने सुविधा संपन्न सहकर्मियों को संबोधित करते हुए, मतलब ऐसे व्यक्ति जो उनके जो सहकर्मी थे, जो सुविधा संपन्न थे, उन लोगों को संबोधित करते हुए खांडेकर ने कहा था कि वी वर suppressed for the thousands of years. You engaged us in your service to serve your own ends and suppressed us to such an extent that neither our minds nor our bodies nor even our heart work, nor are we able to march forward. हमें हजारों साल तक दबा कर रखा गया है। आप लोगों ने हमें अपनी सेवा में लगाए रखा और हमें इस कदर दबाया है कि अब हम न केवल अपने हमारे मस्तिष्क, शरीर और बल्कि हमारा हृदय भी काम नहीं करता और न ही हम आगे बढ़ पाने में सक्षम है। ये उन लोगों के लिए कहा था कि जो ऊंची जातियों के लोग थे, जो हरिजन लोगों से काम कराते थे, उन्हें अपना गुलाम बना कर रखते थे, ठीक है। तो फिर यहाँ पे है कि अलॉन्ग विद द फार्मर अनटचेबल्स, द आदिवासीज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स वर ऑल्सो ग्रांटेड रिजर्वेशन इन सीट्स एंड जॉब्स लाइक द शेड्यूल्ड कास्ट, दीज इंडियंस टू हैड बीन डिप्राइव्ड एंड डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। यहाँ पे है कि जो पहले के अछूतों के साथ जो आदिवासी और अनुसूचित जनजातियों को भी विधायकी और नौकरियों में आरक्षण दिया गया, ठीक है। अनुसूचित जातियों की तरह इन भारतीयों को भी वंचित रखा गया था और उनके साथ भेदभाव किया गया था। आदिवासी जो थे वो आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं, शिक्षा से वंचित थे। उनकी ज़मीन और जंगलों पर समुदाय से बाहर के ताकतवर लोगों का कब्जा होता जा रहा था। जैसे मैंने बताया था ना कि जो ब्रिटिशर्स थे वो लोग भी आदिवासी ज़मीन उनका छीन लेते थे, तो वैसे ही संविधान से उन्हें जो नए अधिकार मिले, उनका उद्देश्य इस स्थिति में सुधार लाने का था। मतलब हमारे संविधान में आदिवासी के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए, अनुसूचित जातियों सभी के लिए, हरिजन के सभी के लिए क्या किया, समान अधिकार दिया गया और इन्हें शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा दिया गया ताकि अधिक से अधिक शिक्षित हो सके। और ये प्रशासकीय कार्यों में, मतलब कि जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क था, उसमें भी इन लोगों को हिस्सा दिया गया था, ठीक है। फिर यहाँ पे है कि the Constituent Assembly spent many days discussing the power of the central government versus those of the state government. Some members thought that the center's interest should be foremost. Only a strong center, it was argued, would be in a position to think and plan for the well-being of the country as a whole. जो संविधान सभा के सदस्य ने केंद्र और राज्य सरकारों की शक्तियों और अधिकारों के बंटवारों पर भी लंबी चर्चा की, ठीक है, कि केंद्र और राज्य सरकार की जो शक्तियां, जो उनका अधिकार है, उसमें बंटवारा होना चाहिए। कुछ लोगों का मानना था कि केंद्र के हित सबसे महत्वपूर्ण होने चाहिए। उनका कहना था कि यदि केंद्र मजबूत होगा तभी वो पूरे देश की उन्नति के लिए सोचने और योजना बनाने में सक्षम होगा। कई अन्य सदस्यों का मानना था कि राज्यों को ज़्यादा स्वायत्त और आज़ादी मिलनी चाहिए। मैसूर के एक सदस्य का, मैसूर एक देश का एक राज्य है, वहाँ के जो सिटी के रहने जो लोग थे, उन मतलब वहाँ के जो सदस्य थे कि मौजूदा व्यवस्था में लोकतंत्र दिल्ली में केंद्रित है। अभी क्या है, लोकतंत्र केंद्र दिल्ली में केंद्रित है और इसलिए बाकी देश में वह इसी भावना और अर्थ में साकार नहीं हो रहा है। मतलब कहना है उनका ये था, जो लोकतंत्र है वो दिल्ली में केंद्रित है और इसलिए बाकी देश में वह इसी भावना और अर्थ में साकार नहीं हो रहा है। मतलब उनका था कि अभी हमारी जो केंद्र सरकार है वो दिल्ली में रहती है, ठीक है। तो उनका मतलब यही था कि केंद्र हमारे दिल्ली में है, तो जो और उसके राज्य हों, उसको राज्य को जो केंद्र के पास ज़्यादा अधिकार होना चाहिए और जो केंद्र से विभाजित होकर अलग अलग राज्य बनेंगे ना, स्टेट्स बनेंगे, उनके पास अधिकार कम होना चाहिए, ठीक है बेटा। तो बस इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। द रेस्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।